नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में। इस सीजन की थीम है मेक इन इंडिया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और सेक्टोरल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर छोटे कारोबारियों के लिए ग्रोथ की राह तलाश रहे हैं। पिछले 5 साल के दौरान हजारों एंटरप्रेन्योर्स इस खास मंच से जुड़े हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 में। ब्रांडिंग की छोटे कारोबारियों के लिए आजकल काफी अहमियत है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस की अपनी लिमिटेशंस रहती हैं। लुधियाना राउंड के पहले पार्ट में हमने इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं हमारे पैनलिस्ट ने इस मुद्दे पर किस तरह से अपने विचार रखे। हम मौजूद हैं लुधियाना में। लुधियाना राउंड के पहले पार्ट में हमने चर्चा की एमएसएमईज के लिए कितनी अहम है ब्रांडिंग और वो किस तरह अपने कारोबार को यूएसपी क्रिएट कर हासिल कर सकते हैं कामयाबी। मेरा ये मैसेज टू एमएसएमई यही है कि हमें अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए, बट वी शुड नॉट गो इनटू मार्केटिंग आवरसेल्फ। उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट भी ज़्यादा लगती है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। अगर आप एमएसएमई हैं, चाहे आप 500 करोड़ के हैं, चाहे 5000 करोड़ के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट पे सब समान है। साथ ही दिखाई लुधियाना के कारोबारी सौरभ गोयल की सक्सेस स्टोरी। बताया कैसे उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीनरी की अपनी कंपनी को पहुंचाया एक खास मुकाम तक। और आखिर में डेलीगेट्स ने पैनल से पूछे अपने सवाल। That the cost is the brand. I don't agree with that. Cost is not a brand. You can make anything at any price and you can still make a brand. पहले हमारे यहाँ से बांग्लादेश, नेपाल काफ़ी एक्सपोर्ट होता था, बट आजकल क्या है कि ऑनलाइन हम जितना भी बिजनेस कर रहे हैं वो ज़्यादातर अब डीलर से नहीं लेना चाहते, वो मैन्युफैक्चरर से ही लेना चाहते हैं हमेशा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन? और अब वक्त है खास मुलाकात का। आज के खास मेहमान हमारे हैं मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड के सीएमडी महेश मुंजाल। मैजेस्टिक ऑटो एक हीरो ग्रुप कंपनी है। महेश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि मेक इन इंडिया को जमीन से और किस तरह से बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जाए। साथ ही स्मॉल बिजनेसेस के समक्ष जो इस समय मौके हैं, इसके लिए छोटे कारोबारियों को कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आइए रुक करते हैं इस खास मुलाकात का। मुंजाल साहब, सबसे पहले तो बात हम मेक इन इंडिया की हो रही है सीरीज के तहत। एमएसएमईज की अगर हम बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है इकोनॉमी में कई मोर्चों पर, और इनफैक्ट कहा जा रहा है कि इकोनॉमी को वो लीड भी कर सकते हैं। आप कुल मिलाकर जो एमएसएमईज के समक्ष इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? 2014 के बजट में 10,000 करोड़, 2015 में 20,000 करोड़ का मुद्रा एनबीएफसी ये स्थापित किया। एग्रीकल्चर में स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज में है। अपनी प्रोडक्ट भी मार्केट कर सकते हैं और बड़े मैन्युफैक्चरर्स को और मल्टीनेशनल्स को भी दे सकते हैं, जैसा कि अभी डिस्कस हो चुका है जी। 10 करोड़ लोग इसमें काम करते हैं एमएसएमई में। 8 लाख करोड़ का क्रेडिट है और ये 25% हर साल बढ़ा है। इस सेक्टर में बैंक्स को थोड़ा रिस्क हाई लगता है। सब्सिडी अवेलेबल है क्लस्टर पे, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट पे, मार्केट डेवलपमेंट पे, R&D और ट्रेड फेयर्स पे जाने में। टैक्स वो तो सबके लिए हुआ है, 30 से 25% दर उसकी होने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़्यादा वैरायटी ना बनाएं और उसका फोकस किसी 1-2 स्पेशलिस्ट आइटम्स पे करें और उसमें स्केल ज़्यादा बढ़ाएं तो कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, उसका एडवांटेज मिल सकता है। सर, आप जैसे भी कह रहे थे कि बैंक्स जो है उनको रिस्की लगता है। इनफैक्ट देखें, जो एनपीएस है वो तो बड़े कॉर्पोरेट्स की वजह से ज़्यादा है, जो बैलेंस शीट दिखाती हैं, और इनफैक्ट इस सेगमेंट में शायद उतने नहीं है। लेकिन फिर भी सर, जहाँ तक ये आप जो बात कर रहे हैं एमएसएमईज़ की है, एमएसएमईज़ को लेकर आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो लीडर्स ऑफ टुमारो बन सकें, उनके लिए आगे मौके कहीं हैं, कैसे बढ़ना पड़ेगा? आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़ा जाए? हीरो होंडा मोटर्स जो आपकी हीरो मोटोकॉर्प है, 1995 या 96 में उनका वेज एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जब वो 700 मोटरसाइकिल पर डे बना रहे थे, तो उससे ऊपर जितनी क्वांटिटी बनेगी उसमें से 200 रुपया पर मोटरसाइकिल एक इंसेंटिव अकाउंट में जाएगा, जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो आज 21-22 हज़ार मोटरसाइकिल बना रहे हैं। यहाँ की बाइसिकल इंडस्ट्री, लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री सब पीस रेट पे और ठेका बोलते हैं, उस पर काम करती है। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर अगर आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें दर्शाया गया कि हर मैनेजर को ओनर होना चाहिए। स्टारबक्स में जो 26 घंटे से ज़्यादा पर वीक काम करता है वो सब उसके शेयर होल्डर्स हैं।
अलीबाबा आपके सबके सामने है। कुछ साल पहले 26 शेयर होल्डर्स ने जैक मा के अपार्टमेंट से शुरू करा है और वो अब कहाँ पहुँच गए हैं। इन्फोसिस के शेयर होल्डर जिन्होंने शुरुआत करी थी, उनकी आज क्या वैल्यू है आप सबको पता है। और पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा वाईसी देवेश्वर साहब आईटीसी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने 50 लाख शेयर पिछले कुछ पीरियड में बेचे हैं। तो ये जो शेयर्स, इंसेंटिव्स, ईसॉप्स, ये अगर हम अपने स्टाफ एम्प्लॉयज़ से शेयर करें, आज अगर हमारे पास 200 लोग काम करते हैं तो मैं एज ए ओनर हर चीज़ को बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन 199 लोगों का सोचना बिल्कुल अलग है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी तरह सोचें और आपकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें तो उनको कोई इंसेंटिव स्कीम करें, और अगर इंसेंटिव के नाम पर शेयर्स भी दें तो वो आपके लिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं आप उनको एम्प्लॉयज़ की जगह स्टेक होल्डर्स रखें, आपको उनको अट्रैक्ट करने के साथ साथ फिर जो रिटेन करने की बात होती है, क्योंकि इनके लिए वो ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। यस, वो जब अपना समझ के करेंगे सब काम को तो एक डिफरेंट ग्रोथ मिलेगी। ओके तो सर, जैसे हमने इस पूरी सीज़न 5 की इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की सीरीज़ का नाम है मेक इन इंडिया, इसके अंडर हम डिफरेंट टॉपिक्स टच कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को आपने कैसे एनालाइज किया? ये एक स्लोगन की बजाय ग्राउंड से पूरा प्रॉपरली कनेक्ट हो, आगे इसके लिए कैसे और बढ़ा जाए, किस तरह से प्रयास करने पड़ेंगे इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, आप इस पूरे इनिशिएटिव को किस तरह से देखते हैं? आपकी ये जो थीम है ये बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी थीम ली है आपने इस समय पर। प्रधानमंत्री जी ने जो इसको 15 अगस्त को लॉन्च किया और उसके बाद इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स किए, बहुत इनिशिएटिव्स लाए जी, वो भी बहुत हेल्प करेंगे हमारी। 30s, 40s, 50s 1930 से लेकर 1960 तक जो इंडस्ट्री ग्रो करी थी वो यूएसए में करी थी। 50s, 60s में वो यूरोप उसमें काफ़ी आगे बढ़ा। 70s में जापान ने उसमें से काफ़ी शेयर खींच लिया। 80s में ताइवान, कोरिया आगे आए। 90s से लेकर अब तक चाइना वहाँ पर है, वो पीछे नहीं हटे, वो वहीं पर हैं। अब ये हर बार मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई है, कस्टमर वहीं पर है, और जो भी एंटर किया है बड़े लो प्राइस पे किया है, लो प्राइस की प्रोडक्ट्स पे किया है। अब हम मेक इन इंडिया या कंपटीशन की बात कर रहे हैं। चाइना में स्टील 10,000 रुपये पर टन सस्ता है। जो स्पोक की और स्टील बॉल की बात हो रही थी, जितने में यहाँ रॉ मटेरियल मिलता है उतने में तो फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ आ जाता कहा है। तो ये भी जाता है यहाँ से लिया जाता है, वहाँ से फिर फिनिश्ड आता है, उस पर ड्यूटी भी होती है, उसके बाद भी वो इंडियन स्टील से सस्ता रहता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, पीस रेट पे काम होता है। एक दिन में ट्रक 1800 किलोमीटर कवर करता है, यहाँ 400-500 किलोमीटर कवर करता है। 4-5 दिन की तो उनके मुकाबले में हमारी इन्वेंट्री ट्रकों पर ही है। अच्छा, तो सर फिर मेक इन एक इंडिया के छोटा लिए सा जी, मैं ये इस पीरियड में ये हुआ, ये प्रोडक्ट इंडिया में बनी है। ये लास्ट वीक हमने परचेज़ करी 248 रुपए की। इतनी सी चीज़ को देख के सबको लगा भी ये बहुत ज़्यादा दाम है, तो हमने इसको ढूंढना शुरू किया। तो मैंने किसी की हेल्प से यही चीज़, थोड़ा कलर डिफरेंट है, मेड इन चाइना है, आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे, चाइना से यहाँ 15 रुपये में पहुँच गई है। 248 रुपये वाली 15 रुपये में पहुँच गई है। अब हम मेक इन इंडिया कैसे करेंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए अब जो इतनी चुनौतियाँ हैं आपके लिए, आप बता सकें सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या दिख रहा है आपको? मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, राइट डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है, बस भी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए देन व्हाट? बहुत सारे और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है ये नई सरकार, बहुत ज़ोर लगा रही है और बहुत कुछ इन्होंने कर लिया है। जी, मैं पिछले 30 साल से इकॉनमी को, हर कंट्री की, अपनी सबकी इकॉनमी को थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ भी कहाँ क्या हो रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा ध्यान से सुने। 2008 सितंबर में आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव जी आए, सितंबर में आए, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीनों में उन्होंने रेपो रेट को 9% से करीबन 5% पे ले आए।
सारी दुनिया में आपको पता है 2008 में रिसेशन हुआ और वो अभी तक गया नहीं है, लेकिन केवल भारत ऐसा देश था जिसमें 2009 में इकॉनमी चलने नहीं लगी, हाईवे पर नहीं चली, मेरे हिसाब से रनवे पर चली और टेक ऑफ कर गई। फिर 2010 में थोड़ा इन्फ्लेशन और बढ़ने लगी तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने लगे, और 2013 में वो एज़ इट इज़ जैसे उनको देश मिला था, आरबीआई मिला था, इकॉनमी मिली थी, उतना ही वापस रेपो रेट करके उनका पीरियड ख़त्म हो गया। उसके बाद में सुब्बाराव जी आए, उन्होंने इस स्पीड से नहीं कम किया, थोड़ा थोड़ा कम किया, और आगे से बैंकों ने पास ऑन नहीं किया है। तो शिकायत अभी भी है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, ईएमआई सस्ती होंगी, हाउसिंग सेल होगी, ऑटो सेल होगी, ये सेल होंगी तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, टैक्सेस कलेक्शन बढ़ेगी, और हम कहें कि 40 रुपये किलो नहीं, ये चीज़ आपको 20 रुपये किलो मिलेगी, लेकिन 10 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, तो 20 रुपये किलो वाली कैसे ले सकते हैं। तो दोबारा जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको बढ़ाना पड़ा, डिमांड किल करनी पड़ी, रिसेशन लाना पड़ा। तो मैं ये चाहूँगा कि इस समय एक इसका अगला स्टेप जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को और सरकार को सोचना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर लें। हम इन्फ्लेशन के आगे बेबस नहीं हैं, इसको केज किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए कुछ कदम उठाएं। अच्छा, आप ये बता सकें, हमने सर मेक इन इंडिया के तहत डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर रहे हैं। आज लुधियाना में थीम रही ब्रांडिंग पर। आप एक बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कंपनी एक हीरो ग्रुप कंपनी है। छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी, उनकी भी अपनी एस्पिरेशंस हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ब्रांड्स बिल्डिंग के लिए कितना ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए कैसे उनको बढ़ना चाहिए, आप अपने अनुभव से क्या बताना चाहेंगे? पिछली सेंचुरी की सबसे बड़ी 2 देन हैं ब्रांडिंग और इंटरनेट। अब ब्रांडिंग जो हम देख रहे हैं या जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे, वो ब्रांड नेम जो एडवर्टाइज होते हैं, केवल वो ब्रांड नेम नहीं है। अगर मैं किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो उसकी प्रोडक्ट के अंदर जा रही है, मैं बिल्कुल इंट्रिकेट इंटीरियर प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मुझे अगर वो प्रेफर करते हैं तो मैं भी उनके लिए ब्रांड नेम हूँ। हर व्यक्ति एक ब्रांड नेम है। बच्चे को पता है कि मेरे को ये चीज़ की परमिशन पापा से मिलेगी, ये चीज़ की परमिशन मम्मी से मिलेगी, मम्मी भी ब्रांड नेम है, पापा भी ब्रांड नेम है, आपकी कंपनी भी ब्रांड नेम है, कंपनी का हर मैनेजर ब्रांड नेम है। सो ये मत सोचिए कि जो कोका कोला का ब्रांड या हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड वही ब्रांड है। हम सब ब्रांड हैं, हमारी सबकी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांड है, और जो हमारा कस्टमर है उसके लिए हम ब्रांड हैं। ग्रेट। अच्छा सर, ये बता सकें फिर ब्रांड की जब हम बात कर रहे हैं, हीरो साइकिल्स को अगर हम देखें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाईसाइकिल्स इन द वर्ल्ड का पिछले दिनों बताया गया, उसमें गिनीज बुक में भी उसका नाम रजिस्टर्ड था। लेकिन वो एक तरफ है, जो चाइनीज़ थ्रेट है, जिस तरह से जो मार्केट में जो पूरा हम देख रहे हैं बाढ़ से आई हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब इसमें छोटे कारोबारियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर हम वहाँ से क्या सीख सकते हैं, या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम अडॉप्ट करें? अभी आप कुछ एग्जांपल भी दे रहे थे। समहाउ इसके लिए कैसे बढ़ना पड़ेगा आगे, इस चुनौती से कैसे हमें मीट करना होगा इस चैलेंज को? करीबन 1.5 साल पहले डॉलर स्ट्रांग हो गया, रुपी 65 रुपीज़ 68 पर चला गया। पैनिक सा हो गया लोगों को कि हमें लोकलाइज करना है जी। तो उस समय एकदम इंक्वायरीज आई, कोटेशंस मांगी गई, तो हमने भी अब इलेक्ट्रिक मोटर हम बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, तो वॉशिंग मशीन के लिए कस्टमर ने मांगा, तो जब तक डेवलप हुआ, रेट तय करने का टाइम आया, वापस वो 62 रुपये पे हो गया। तो हमने ये तय किया कि हमारा वेरिएबल रेट होगा, 60 रुपये का डॉलर है तो ये 62 का ये, 64 का ये, तो इस तरह फार्मूला बना लिया, क्योंकि अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो हमारे भी प्रोडक्ट थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो इस तरह करके हमने उसको क्लोज़ किया। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया कि इंसेंटिव रखें, उसके लिए हमें चाहिए हर एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट। उनको जो भी हमारे डेवलपमेंट के काइजन, इनोवेशन, R&D, इस तरह की टीमें बना के उनकी मीटिंग्स करवाएं, वो इन्वॉल्व फील हों, जिसकी सजेशन इम्प्लीमेंट हो गई वो तो आपके लिए आपका हो गया। तो
तो इस तरह करके अगर हम सबको इन्वॉल्व करेंगे, सबको इम्पोर्टेंस देंगे, सबसे सजेशन लेंगे, फिर उनको एक जिम्मेदारी होगी कि हमने कंपनी के लिए करना है, हमने कंपनी को आगे बढ़ाना है, कंपनी के साथ ही हम बढ़ेंगे। और उधर से इंसेंटिव अगर काम करेगा तो हम ज़रूर थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ये जो मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे थे सर, और अभी डिस्कशन में टच भी हो रहा था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। मेक इन इंडिया को अगर आगे मूव करना है, वो कहने के लिए एक पहलू है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें कई पहलुओं पर तेज़ी से काम करना होगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इस इनिशिएटिव में बड़ा रोल प्ले करेगा। इंडिया की रैंकिंग भी सबके समक्ष है। प्रधानमंत्री जी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और बड़े अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं। रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को कम कर रहे हैं और ये हेल्प मिलेगी हमें इससे। जो IPR, अगर हम कोई रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं और हमारा कॉपी कोई कर ले तो हमारा तो खर्चा हो गया, लेकिन हमारी रिटर्न आने से पहले दूसरा सस्ते में बेच गया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ का एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। कोई रोक नहीं सकता कि अगर मेरी की हुई रिसर्च मेरे वहाँ से किसी को एम्प्लॉय को उठा ले जाएं और उससे डेवलप करवा लें तो मेरा तो सारा काम गया, मैं नेक्स्ट टाइम खर्च नहीं कर पाऊँगा। तीसरा है लैंड, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी वायबिलिटी प्रोजेक्ट की जल्दी लगती नहीं। और जो नया लैंड एक्ट है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे लैंड और लेना इंडस्ट्री के लिए संभव भी होगा कि नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, पहले भी बात हुई थी उनके साथ, जैसे गुजरात में इंडेक्स भी है, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, वो हेल्प करते हैं जब भी कोई वहाँ जाना चाहता है, लैंड सेलेक्ट करना चाहता है। प्रोसीजर्स बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी हेल्प करती है। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या सेपरेट ऐसी अथॉरिटीज़ मिलें जो लोगों को हेल्प करें, स्मॉल मीडियम, क्योंकि हर कोई लाइजन के लोग या हर तरह के काबिलियत के लोग नहीं लग सकता। जी राइट सर, लास्ट वर्ड आपसे, एक आपका मैसेज यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जनरेशन नेक्स्ट को, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आगे जो मौके हैं, जो तमाम बदलाव हो रहे हैं, आपका अपने पूरे पिछले एक्सपीरियंस से उनके लिए मैसेज। जैसा मैंने उदाहरण दिया देवेश्वर साहब का, जी, अलीबाबा के 26 पार्टनर, तो मैं चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है वो लोगों को अपना पार्टनर लेकर चले, जो उनके साथ पूरे खड़े हों, उनकी सपोर्ट करें, ESOP के ज़रिए या इंसेंटिव के ज़रिए। ऐसे मोड में ना बैठें, कम एंड मोटिवेट मी। काफ़ी लोगों का ऐसा भी है कि मुझे आओ मोटिवेट करो तो मैं काम करूँगा। और कुछ चलते चलते अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, उनको अगर पहले से भांप लें तो उसकी डिसएडवांटेज के बजाय उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करें और थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाएं। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने sir. पूरे Thank अनुभव you शेयर very करने के लिए, आगे की राह दिखाने के लिए और इनसाइट्स देने के लिए तमाम पहलुओं पर। थैंक यू वेरी मच my pleasure, मुंजाल साहब, sir. थैंक यू वेरी मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मुंजाल साहब के लिए। और अब वक्त है कि जो ट्विटर के जरिए प्रश्न आ रहे हैं हम उनको इंक्लूड करें। पहले व्यूअर जिनका सवाल है वो SK अरोड़ा साहब हैं। मिस्टर अरोड़ा वांट्स टू नो, आर देयर एनी शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑन ब्रांडिंग? वो इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसको चेक करना चाह रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। और आपको आज की डेट में क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पर ही वेबिनार्स, यूट्यूब पर वीडियोस, ये सब अवेलेबल है जी। अगर किसी को ये मालूम है कि मुझे क्या चीज़ सीखनी है, अगर लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी ईमेल मार्केटिंग की बात की, इफ समबडी वांट्स टू लर्न, जस्ट गूगल इट, देयर आर वीडियोस ऑन यूट्यूब, देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज, जस्ट स्पेंड योर टाइम। इंटरनेट इज फ्री, नॉलेज इज फ्री, इट्स ऑल देयर। ट्विटर के जरिए अगला सवाल DK शर्मा का है। DK शर्मा जी वांट्स टू नो, कैन माइक्रो यूनिट्स आल्सो गो फॉर ब्रांडिंग और इज इट जस्ट फॉर मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस? माइक्रो का स्कोप आज की डेट में सिर्फ कहने के लिए, डेफिनेशन के लिए है। माइक्रो सक्सेस नहीं होता। बिल्कुल। तो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्री है वो तो सब कुछ कर सकती है जी। उसमें इनोवेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, ब्रांडिंग भी है, सब कुछ हो सकता है, एज व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। राइट। तो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है वो स्मॉल और मीडियम में ही मिलता है। लार्ज इंडस्ट्रीज हैं तो सेगमेंट ही अलग हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ स्मॉल और मीडियम के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 5 के लुधियाना राउंड में इतना ही। आज हमने जायजा लिया है ब्रांडिंग का। अब हम जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे सूरत में, जहां की थीम होगी एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, गोइंग ग्लोबल।
आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आप हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार, गुड बाय।